कार हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी अतीक के नेटवर्क को लेकर सबसे सनसनीखेज खुलासा। अतीक का बेटा, नाबालिग बेटा एहजम संभलता था, अवैध वसूली का हिसाब किताब वो संभालता था। दिखाएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अब शाइस्ता परवीन कहलाएगी हिस्ट्री शीटर अपराधी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम और मैं आपको बताऊंगा बाबा बागेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे त्रिदेवी फिल्म का डायलॉग क्या आखिर क्यों ये चर्चा में है और क्या अब नया होने वाला है। अतीक का नाबालिग बेटा एहजम जो बाल सुधार गृह में है इस वक्त, एहजम को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। बताया जा रहा कि एहजम संभालता था अतीक के काले कारनामों का हिसाब। देखिए ये रिपोर्ट। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किया है सनसनीखेज खुलासा। ऐसा खुलासा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खान सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि अतीक के आतंकी साम्राज्य में उसका नाबालिग बेटा अजहम भी शामिल था। अजहम प्रयागराज के बाल सुधार गृह में बंद है। खान सौलत हनीफ के मुताबिक अजहम अतीक के लेन देन का हिसाब रखता था। किससे कितनी वसूली की गई, किसे कितना पैसा दिया गया, किस धंधे में कितना पैसा लगाया गया, हर बात की जानकारी अजहम रखता था। ये खुलासा होने के बाद अब पुलिस वकील के बयान के सहारे नाबालिग बेटे पर भी कानूनी शिकंजा कस सकती है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद सारा कारोबार शाइस्ता ने संभाल लिया था। शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को चला रही थी। असद सारे शूटर्स के साथ संपर्क में था। शाइस्ता भी गुड्डू समेत सभी शूटर्स को ऑर्डर दिया करती थी, लेकिन इनके साथ ही नाबालिग अजहम भी शामिल था। वो काली कमाई के लेन देन में शाइस्ता परवीन के साथ चौथे नंबर का नाबालिग बेटा भी मदद करता था। धूमनगंज पुलिस ने खान सौलत हनीफ को दोबारा कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। इसके लिए बुधवार को उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने बुधवार दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक 4 घंटे की रिमांड मंजूर की। रिमांड मिलते ही पुलिस उसे धूमनगंज थाने ले गई और पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सौलत ने बताया कि अतीक के काले कारोबार में उसके 5 बेटे में से सबसे छोटे बेटे को छोड़कर बाकी सभी शामिल थे। बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का अली जेल में है। तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बाकी दोनों छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। उमर और अली के जेल जाने के बाद असद ने लेन देन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अवैध वसूली का धंधा खुद करने लगा था। रुपयों के लेन देन में नाबालिग बेटा अजहम भी पूरी दिलचस्पी लेता था। सौलत ने कुछ स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिखाए हैं, जिनसे शाइस्ता और अजहम के बीच लेन देन के रुपयों की चर्चा के बारे में पता चलता है। अतीक का गैंग दिल्ली, मुंबई, गुजरात से वसूली करवाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत ने ये भी बताया कि वो अतीक के बताए गए ठिकानों पर जाकर अलग अलग लोगों से रुपये लाकर शाइस्ता तक पहुंचाता था। 10 लाख से ज्यादा की रकम होने पर शाइस्ता सौलत को ही भेजती थी। अतीक साबरमती जेल से ही वसूली का धंधा चला रहा था। अतीक ने फोन करके यूपी ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से भी बड़ी रकम उठाई थी। किस कारोबारी से कितना पैसा लिया गया और उसे कहां लगाया गया, हिवाल के जरिए पैसे किसे पहुंचाने हैं, इन सब का हिसाब रखने में अतीक का बेटा अजहम बड़ा रोल अदा कर रहा था। शाइस्ता बेटे अजहम पर पूरा विश्वास करती थी।
अजहम लेन देन का हिसाब किताब रखने में माहिर था। वो हर बात नोट किया करता था और पैसों के मामले में कोई उसकी बात नहीं काटता था। अजहम के बारे में ये सब खुलासे होने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। पुलिस को शक है कि अजहम अतीक के अवैध वसूली के नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता है और कई बड़े खुलासे कर सकता है। गुजरात, यूपी, दिल्ली में कौन कौन अतीक के नेटवर्क में शामिल था, इस बारे में भी अजहम बहुत कुछ बता सकता है। ऐसे में अब पुलिस की निगाहें अजहम पर टिक गई हैं। देखना ये है कि अजहम से कब पूछताछ होती है। और पूछताछ में खान सौलत हनीफ ने कई राज उगले हैं। सबसे बड़ी बात तो उसने यही कबूली है कि अतीक अहमद का पूरा परिवार जहां उसके अवैध कारोबार में शामिल था, वहीं अतीक अहमद का जो नाबालिग बेटा है एहजम, चौथे नंबर का, वह भी इसमें रुपयों के लेन देन में शामिल था। इस बड़े खुलासे के बाद अब ये माना जा रहा है कि पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां एहजम को भी पूछताछ के दायरे में लाएंगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। दरअसल जिस तरह का कबूलनामा खान सौलत हनीफ ने किया है, उसने ये बताया है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद वह रुपए प्रॉपर्टी डीलरों से, बिल्डर से, जगह जगह से ले आता था, वो शाइस्ता परवीन को देता था। इसके अलावा असद ने पूरे गैंग की कमान संभाल रखी थी, असद को दिया जाता था। लेकिन इसमें दिलचस्पी नाबालिग बेटा जो चौथे नंबर का है एहजम, वो भी शामिल था और उसी ने ही आईफोन की आईडी क्रिएट की थी और उसके कोडवर्ड भी बनाए थे। तो इसलिए अब इस कबूलनामे और इस खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस अब इस मामले में माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एहजम से भी पूछताछ करेगी। यानी अब माफिया की फैमिली में सिर्फ एक 5वें नंबर का बेटा अबान ही बचा है, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामित नहीं हो रहा है या उससे कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता नजर नहीं आ रही है। बाकी पूरा परिवार अब, भले ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई हो, लेकिन करीब करीब पूरा परिवार अब उमेश पाल शूटआउट केस के चपेट में आ चुका है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और चलिए अब बात कर लेते हैं फरार चल रही शाइस्ता परवीन की। माफिया कहलाए जाने के बाद अब कैसे शाइस्ता हिस्ट्री शीटर अपराधी कहलाएगी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब शाइस्ता परवीन के हर गुनाह की लिस्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया और अपराधी बताए जाने पर जहां सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, वहीं अब माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद शाइस्ता परवीन माफिया के साथ ही अब हिस्ट्री शीटर भी करार दी जाएगी। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी हो रही है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज आधा दर्जन आपराधिक मुकदमों के आधार पर हिस्ट्री शीटर खोलने की तैयारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहों का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। गौरतलब है कि खुलदाबाद थाने में ही शाइस्ता परवीन के पति अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। हिस्ट्री शीटर बनने के बाद शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत लेने और भविष्य में आपराधिक मामलों में जमानत लेने में मुश्किल आएगी। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। ये FIR झांसी में 13 अप्रैल को यूपी STF के एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में अब शाइस्ता की हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने असद के दोस्त आतिन को
हिरासत में लिया था, चूंकि आतिन के पास ही असद का एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन था, ताकि वो उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान अपनी लोकेशन को छिपा सके। आतिन ने ही पूछताछ में तथ्यों का खुलासा किया था, जिसके बाद आतिन के खिलाफ थुमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें ही शाइस्ता परवीन को माफिया और अपराधी बताया गया था और उसके बाद ही शाइस्ता परवीन के मामले को लेकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन अब पुलिस इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है और जिससे आने वाले दिनों में शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। बाबा बागेश्वर के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले छिड़ गया है महासंग्राम और अब तो बाबा को लेकर फिल्मी डायलॉग का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले ही सियासत गर्म होती जा रही है। बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचकर हनुमान कथा करने को लेकर लगातार विरोध जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी उनका खुलकर स्वागत कर रही है, तो वहीं विरोधी दल के नेता विरोध जता रहे हैं। इसी बीच पटना में लगे बाबा बागेश्वर के पोस्टर्स को रात को फाड़ दिया गया। लगातार बिहार के सियासी गलियारों से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी के नेता विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहले ही बयान दिया था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो इसका विरोध करेंगे, एयरपोर्ट पर घेर लेंगे। अब उनका नया बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आकर माफी मांग रहे हैं। इसका वीडियो भी उनके पास है। वहीं दूसरी तरफ बाबा के समर्थन में बीजेपी ने पटना में कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। बीजेपी के कई नेताओं का बाबा बागेश्वर के समर्थन में बयान आया है। पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। यानी कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर के बिहार जाने से पहले पूरे प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। आरजेडी बयानों को लेकर बाबा बागेश्वर को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार किसी भी भगवान को, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। माना जा रहा है कि बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बाबा के बयानों से एक बार फिर बिहार में बड़ा विवाद छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और नेता आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बात शादी और सगाई तक पहुंच गई है। इंतजार है इनके फैंस को कि इनकी शादी कब होगी, सगाई कब होगी। ये तो फिलहाल अभी तय नहीं, लेकिन ये जरूर संकेत दिया गया है परिणीति की ओर से कि बहुत जल्द होने वाली है सगाई। परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की सगाई की खबरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि 13 मई को दोनों परिणीति और राघव सगाई करने वाले हैं। आज तक इन्हें जहां भी देखा जाता, इनकी सगाई और शादी की चर्चाएं जोर पकड़ लेती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की सगाई 13 मई को सेंट्रल दिल्ली में होगी, लेकिन सगाई कहां होगी इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि दोनों की सगाई से पहले सुखमनी साहिब का पाठ किया जाएगा। शाम को कपल एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करेंगे और फिर मेहमानों के लिए स्पेशल डिनर होगा। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ चर्चा का मुद्दा है। इसके बारे में दोनों की ओर से कोई भी बात कंफर्म नहीं की गई है।
कहा यह भी जा रहा है कि दोनों की सगाई के लिए सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया जाएगा। सिर्फ कुछ दोस्त और करीबी ही सेरेमनी में शामिल होंगे। खबरों की माने तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्टूबर के महीने में 7 फेरे ले सकते हैं। दोनों की शादी की डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा भारत आएंगी तो उसी दौरान परिणीति और राघव चड्ढा की शादी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।